वालेकुम जी। आज हम लोग देखेंगे इलेक्शन एक्ट 2017 का फोर्थ चैप्टर। इससे पहले हम इसके 3 चैप्टर कर चुके हैं। इसका पहला चैप्टर था इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड या प्रिलिमिनरी बोलते हैं उसे, मतलब इसका पहला चैप्टर इब्तिदाइया पे था एक्ट का। दूसरा चैप्टर जो था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड था, उसकी पावर से रिलेटेड था, उसके फंक्शन से रिलेटेड था। तीसरा चैप्टर जो था वो हमारे पास था इंतखाबी हलकों से रिलेटेड। और अब जो चौथा है वो हमारे पास है इंतखाबी फ़हरिस्तों से रिलेटेड। ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स बोलते हैं इंतखाबी फ़हरिस्तों को। तो आएँ इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रा इसकी थोड़ा सा ये देख लें कि इंतखाबी फ़हरिस्तें हमारे पास होती क्या हैं और वो बनती कैसे हैं एज़ अ होल। उसके बाद हम इस पूरे चैप्टर को गो थ्रू करेंगे ताकि हम इसको डिटेल में देख सकें। ठीक है, जो इब्तदाई चीज़ है, जो आपको एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपके, कि इंतखाबी फ़हरिस्तें जो हैं वो किस तरह तैयार वो होती क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि वो होती हैं जिसके अंदर ना बंदे की तस्वीर भी होती है और उस पे ना हाज़िरी लगनी होती है इलेक्शन वाले दिन सबसे पहले जाके ना। तो वहाँ से पता चलता है कि आपका एक बंदे का वोट एक हलके में है। ठीक हो गया, उस पे उसका नाम भी होता है, उसका वो भी होता है, CNIC नंबर भी होता है, तस्वीर भी होती है और उसकी जो हाज़िरी लगाने की जगह भी उन्होंने रखी होती है। उससे पता चलता है कि इस बंदे ने यहाँ पे वोट देना है इस हलके में। ओके जी। इससे ये क्या होता है कि इंतखाबी फ़हरिस्तें होती हैं हमारे पास। और इंतखाबी फ़हरिस्तों में क्या होता है ये अब अगर इसको पीरियडिकली हम देखें कि इसमें करते क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबी फ़हरिस्तें बनाता है। किसके थ्रू बनवाता है, मतलब इलेक्शन कमीशन में कौन बनाता है। इलेक्शन कमीशन के अंदर स्पेसिफ़िकली बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है वो इंतखाबी फ़हरिस्तें बनाता है। उसको डेटा कौन देता है कि भाई कौन ज़िंदा हो गया कौन मर गया। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को क्या पता कौन 18 साल का हो गया, किसका CNIC बन गया किसका नहीं बना। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसे देता है नादरा। नादरा से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है इब्तदाई फ़हरिस्त तैयार कर लेता है। उस इब्तदाई फ़हरिस्त पे फिर कमीशन बिठाता है एक रिवाइजिंग अथॉरिटी जो उसको रिवाइज़ करती है। फिर जो होता है रिवाइजिंग अथॉरिटी अपने फ़ैसले देती है और फ़ैसले देने के बाद उसको RO को बताती है, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को बताती है कि आपने इसके अंदर ये चेंजेस करने हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वो सारे चेंजेस करके एक फ़ाइनल वो बनाता है इलेक्टोरल रोल, और वो फाइनल इलेक्टोरल रोल बना के ना उसको पब्लिश कर देता है। और फिर उसके बाद भी दोबारा ना पीरियडिकली उसको रिवाइज़ करता है। पीरियडिकली ये है कि 3-3 महीने बाद ना हर छमाही के बाद ना नादरा उसको डेटा देती है और वो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई यहाँ तक। किस तरह बनती हैं हमारे पास इंतखाबी फ़हरिस्तें। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन उन्हें बनाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपॉइंट करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नादरा से डाटा लेता है, नादरा से डाटा लेने के बाद वो इन इब्तदाई इंतखाबी फ़हरिस्तें बनाता है। इब्तदाई इंतखाबी फ़हरिस्तें जो हैं वो रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास जाती हैं। रिवाइजिंग अथॉरिटी उसको चेंजेस को जो सजेस्ट करती हैं वो फिर RO के पास जाते हैं। RO फिर फ़ाइनल रिपोर्ट बनाता है, मतलब RO वही है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। और उसके बाद फ़ाइनल रिपोर्ट बन जाती है और वो पब्लिश हो जाती है। और फिर उसके बाद हर 3 माह बाद उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं एज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय नादरा, क्योंकि नादरा हर 3 महीने बाद बताती है कि भाई ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। छोटा तो कोई नहीं होता, ये बड़ा हो गया, ये फौत हो गया, ये पैदा हो गया। ठीक है, पैदा होने का भी वैसे इसमें क्या लेना देना। खैर, फौत होना, बड़ा होना और भी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, किसी का एड्रेस चेंज हो गया तो वो भी नादरा उसे फिर बता देती है RO को कि भाई इसमें ये चेंजेस कर लो। ठीक हो गया, ये बेसिक हमारे पास स्टेप्स हैं। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि मतलब ये एक्ट में क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है कि इलेक्टोरल रोल्स बोलते हैं उसको, इंतखाबी फ़हरिस्तों को। इंतखाबी फ़हरिस्तों का ये चैप्टर है। प्रेपरेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, वो कहता है कि तैयार करनी है और कंप्यूटराइजेशन करनी है उसकी, मतलब आपके पास कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में होनी चाहिए क्या चीज़, इंतखाबी फ़हरिस्तें। कमीशन शेल प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स, कमीशन तैयार करेगा इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि कमीशन अरेंजमेंट्स करेगा कंप्यूटराइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के लिए, कि कंप्यूटर पहले तो वो तैयार करेगा, उसके बाद ये कि अरेंजमेंट भी करेगा कि कंप्यूटराइजेशन हो सके इलेक्टोरल रोल्स की, ताकि उसका प्रिंट आउट निकाला जा सके किसी भी अथॉरिटी ऑफ द कमीशन की तरफ से, और उसको फिर पब्लिश जो किया हुआ है उसका कोई भी प्रिंट आउट भी निकाल सके। देखिए, कमीशन के अंदर भी 100 बंदे होंगे जिनको ज़रूरत पड़ सकती है। इवन कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट जो होता है कैंडिडेट का, उसको भी ज़रूरत पड़ जाती है इलेक्टोरल रोल्स की। तो इस तरह का हमें तैयारी करनी चाहिए कि कोई इसको प्रिंट आउट भी निकाल सके अथॉरिटी, चाहे वो अथॉरिटी ऑफ द कमीशन हो या कोई बाहर का बंदा भी हो। तो उसके लिए उसे कंप्यूटराइज फॉर्म में होना ज़रूरी है।
ठीक हो गया। आगे हमारे पास है कि जी अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। मैंने ऊपर कहा था कि कौन बनाता है इंतखाबी फ़हरिस्तें, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो कमीशन जो है वो क्या करता है, एक अपॉइंट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को एक इलेक्टोरल एरिया के लिए या ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल एरियाज़ के लिए। मतलब अगर एरिया बड़ा होगा तो शायद एक लग जाए और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, अगर ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल एरियाज़ होंगे तो वो भी एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के अंडर आ जाते हैं। तो उसका मकसद क्या होगा, पर्पज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका मकसद क्या होगा कि वो तैयार करेगा, रिवाइज़ करेगा, करेक्शन करेगा, अमेंडमेंट करेगा इलेक्टोरल रोल्स की। ठीक हो गया। इस पर्पज़ के लिए वो अपॉइंट एज मैनी असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एज मे बी नेसेसरी। तो इस काम के लिए जो है अब मतलब इलेक्टोरल एरिया को कवर करने के लिए हो सकता है वो एरिया बड़ा हो सकता है वो ग्रुप ऑफ एरियाज़ हों, तो उसके लिए हो सकता है उसको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े। तो वो जितने चाहे, जितनी ज़रूरत हो उतने ज़्यादा, ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदा असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एज़ मैनी लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसका मतलब है ये दो बंदों का काम नहीं होता, ये दो से ज़्यादा का भी हो सकता है। आगे वो कहता है कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, जो मतलब अपॉइंट किया जाएगा, वो किसके अंडर काम करेगा, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के अंडर काम करेगा। और वो काम किसके करेगा, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के काम करेगा। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में रिक्वायर एनी ऑफिशियल टू असिस्ट। अब वो कहता है कि ज़रूरी नहीं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की सिर्फ उसको ज़रूरत हो सकता है किसी भी तरह का ऑफिशियल हो जिसकी मदद की ज़रूरत हो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को। तो हर उस ऑफिसर को चाहिए कि वो उसकी मदद करे, जिसको भी उसकी मदद रिक्वायर्ड हो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को। तीसरे नंबर पे मैंने कहा था कि नादरा से हम लेंगे डाटा। तो नादरा से डाटा लेना, तो वो कहते हैं नेशनल डेटाबेस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी टू ट्रांसमिट डाटा, ये पॉइंट का नाम है, सेक्शन का नाम है। तो इसमें क्या होगा कि जो फ्रेश नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हैं और जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स हैं एज अ वोटर, उनका जो है परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस भी देना है। ऑप्शंस इंडिकेटेड बाय हिम, ये बताना है कि वो कहाँ पे रहता है, अभी टेम्परेरी एड्रेस पे रहता है कि परमानेंट पे रहता है। और एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। अच्छा, इस पॉइंट के अंदर सिर्फ उसने ये बात कही हुई थी कि अगर किसी का शनाख्ती कार्ड नया बना है या कोई वोटर है या कोई जो है उसका परमानेंट टेम्परेरी एड्रेस चेंज हुआ है या उसने जो है वो टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस स्विच किया है, जो भी किया है, नादरा को चाहिए वो डाटा दे। दूसरे पॉइंट पे वो आगे कहता है कि अगर किसी का जो है वो डाटा उसने कैंसिल करना है या मॉडिफाई करना है, कोई वोटर है उसकी डेथ हो गई है, कोई वोटर है वो अब जो है वो वोट नहीं दे सकता या उसने अपना कुछ भी करवा लिया है, कुछ भी करवा लिया से मतलब है अपनी ट्रांसफ़र करवा लिया है, जो भी किया है, तो उस सूरत में क्या है, उस सूरत में भी उसको चाहिए, नादरा को चाहिए कि वो डाटा दे। किसको दे, कमीशन को दे। कमीशन जो है, कमीशन को डाटा मिलेगा, कमीशन उस डाटा को फॉरवर्ड करेगा, किसको फॉरवर्ड करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। अब आगे वो एक्सप्लेनेशन देके कहता है, ऊपर कह रहा था ना कि नादरा को चाहिए फ्रेश नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे, तो वो यहाँ कहता है कि फ्रेश नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का मतलब है कि हर वो कार्ड जो लेट बना है, मतलब हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि हर फ्रेश नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो 18 साल की उम्र में ही हो गया। वो अब तो है ना कि मतलब पढ़े लिखे लोग जाके फ़ौरन आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई अनपढ़ हो, कोई मज़दूर हो, कोई किसी को 30 साल की उम्र में आईडी कार्ड मिला है, कोई औरत हो जिसे 40 साल की उम्र में आइडेंटिटी कार्ड मिला है, तो वो सारे फ्रेश आइडेंटिटी कार्ड में ही इंक्लूड होंगे। और हाँ, वो कहता है कि वो तो सारे फ्रेश में इंक्लूड होंगे और इसके अलावा कोई भी कार्ड हो सकता है वो पहले बना हुआ हो लेकिन वो इंतखाबी फ़हरिस्तों में किसी वजह से ना हो, तो उसको भी हम लोग फ़्रेश कार्ड ही करेंगे, ताकि हो सकता है वो कार्ड पुराना बना हो लेकिन हमने उसको लेट इनकॉर्पोरेट किया है अपनी लिस्ट के अंदर, मतलब वो जो इंतखाबी फ़हरिस्त है उसके अंदर, तो हम उसे यही कहेंगे कि वो फ्रेश आइडेंटिटी कार्ड है। कमीशन के लिए वो फ्रेश आइडेंटिटी कार्ड ही होगा। ओके जी, प्रेपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स। अब ये वो आगे जी इब्तदाई इंतखाबी फ़हरिस्त हैं। डाटा मिल गया आर ओ को, अब वो क्या करेगा, वो तैयार करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होगा वो प्रिपेयर करेगा इलेक्टोरल रोल्स को, जिसके अंदर हर बंदे का नाम शामिल होगा जो वोटर होगा उस इलेक्टोरल एरिया में। ठीक है, उस इलेक्टोरल एरिया में हर उस बंदे का नाम शामिल करेगा जो वोटर होगा। अब हम वोटर देख लेते हैं कि वोटर कौन होता है। तो एनरोल्ड एज अ वोटर इन द इलेक्टोरल एरिया क्या होगा, वो पाकिस्तानी होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, 18 साल से कम उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और जो NIC वालों ने वो किया हुआ है ना,
इनवाइटिंग क्लेम्स का ये मतलब है कि एक ना टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि ना यहाँ तक ना हम लोग इंतखाबी फ़हरिस्तों को ना चेंज करेंगे, मतलब उसके बाद ना इंतखाबी फ़हरिस्तों में तब्दीली नहीं होती, और वो पीरियड होता है असम्बलीज़ एक्सपायर होने से या लोकल गवर्नमेंट एक्सपायर होने से 30 दिन पहले तक ना इंतखाबी फ़हरिस्तों में चेंजेस होती हैं। तो अगर उस 30 दिन से पहले पहले नादरा में मॉडिफिकेशन हो जाती है उसकी डेटा की, तो वो जो है वो बंदा वोटर बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो 30 दिन के पीरियड के अंदर आ गया तो फिर वो वोटर नहीं बनेगा। इस बात की आपको आगे जाके समझ आ जाएगी, अगर आपको भी नहीं आई तो, ठीक है। अब वो कहता है कि अथॉरिटी जो है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मतलब नादरा जो है, टिल द लास्ट डे फिक्स फॉर इनवाइटिंग क्लेम्स। इनवाइटिंग क्लेम्स ये होता है कि भाई मेरा नाम इंतखाबी फहरिस्त में डाल दो। तो अगर वो उस कट ऑफ लिमिट से पहले आ जाता है बंदा तो वो डाल देंगे, अगर वो बाद में आता तो फिर नहीं डालेंगे, ठीक है। इज़ नॉट, अगर किसी इसी अगला पॉइंट है कि अगर किसी कोर्ट ने जो है आपको पागल करार दे दिया तो फिर आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है। और अगर आप जो है रेजिडेंट्स हो किसी जगह के, तो फिर भी उस इलेक्टोरल एरिया के रेजिडेंट हो तो आप वहाँ पे वोटर हो, आपका नाम इंतखाबी फहरिस्त में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हैं ये 5 शर्तें हैं आपकी कि पाकिस्तान के सिटीज़न हो, 18 साल से ऊपर हो, और आप जो हो आपका डेटा वहाँ पे नादरा में हो, इनरोल्ड हो, और आप पागल नहीं हो, और आप जो हो वो हो उस एरिया में, इलेक्टोरल एरिया के अंदर जो है आप रहते हो, ठीक है। आगे है हमारे पास वो एक्सप्लेनेशन में कहता है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, इसका ये मतलब है कि आप ना बेशक आपका कार्ड एक्सपायर हुआ हुआ है लेकिन उसके बावजूद आपका जो नाम है ना वो इंतखाबी फहरिस्त में होगा। यहाँ पे कार्ड एक्सपायर होने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कार्ड है कि कार्ड एक्सपायर हो गया है आपका तो कोई मसला नहीं है, आप जाके तब भी वोट दे सकते हो, और इंतखाबी फहरिस्त से आपका नाम नहीं निकाल देंगे अगर आपका ID कार्ड जो एक्सपायर हो गया तो। आगे है जी प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो कहता है कि आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है मतलब जहाँ आप रहते हो उसका इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि मतलब आपका इंतखाबी हल्का कौन सा, तो फिर वही आपका इंतखाबी हल्का होगा जहाँ पे आप रहते हो सकता है वो आपकी टेम्परेरी रेजिडेंस हो सकता है वो आपकी परमानेंट रेजिडेंस हो। जिस तरह आपने अपने ID कार्ड में मेंशन किया कि मैं अपनी टेम्परेरी रेजिडेंस पे रहता हूँ, कि वहाँ पे रहता हूँ, परमानेंट पे रहता हूँ, उस हिसाब से वो आपका वहाँ पे उस हल्के में नाम डाल देंगे। आगे वो जाके कहता है कि अगर आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हो किसी भी मामले में, तो मतलब अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपील करो, एप्लीकेशन दो उसे, और उसे कहो कि भाई मेरा जो है वो हल्का बदल दे, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरा नाम डाल दो इलेक्टोरल रोल में। इसी तरह फिर अगर आपके बीवी बच्चे भी हैं तो फिर उनका भी तो हक बनता है कि वो वोट दें। तो अगर आप ख़ुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपके बच्चे और बीवी भी अप्लाई कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को ही कह सकते हैं कि भाई हमारा इंतखाबी हल्का बदलो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि हाँ जी, इस फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ था कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपकी टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस जो है वो लाहौर में ही है, एक जगह एक लाहौर में है, दूसरी दूसरे हल्के में है लाहौर के, ठीक है, टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस हो गया आपका ये। अब वो कहता है कि मतलब अगर आपने ट्रांसफ़र करवा ली मुल्तान, तो आपकी ट्रांसफ़र मुल्तान ही रहेगी जब तक आप उस दोबारा RO को एप्लीकेशन नहीं देते कि भैया मैं मुल्तान से कहीं और मूव कर गया हूँ। फिर अगर आपकी मुल्तान से कहीं खानेवाल ट्रांसफ़र हो गई तो फिर आप खानेवाल चले जाएँ, अपना RO को कह के ना अपना हल्का खानेवाल शिफ्ट करवा लें। ओके जी, आगे हमारे पास है प्रीलिमिनरी पब्लिकेशन। अब डेटा मिल गया, सारा कुछ हो गया, तो प्रीलिमिनरी जो है इब्तदाई इलेक्टोरल रोल जो है वो तैयार किया जाएगा, साथ लगाया जाएगा एक नोटिस। मतलब एक आपने लिस्ट तैयार कर ली, साथ आपने एक नोटिस तैयार कर लिया। नोटिस में लिख दिया कि भाई अगर किसी को कोई मसला है इससे 30 दिन के अंदर अंदर हमारे पास आ जाना, ठीक हो गया। आना किसके पास है? अब मैंने कहा था कि पहली दफ़ा जब उसने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की उसके बाद हम रिवाइजिंग अथॉरिटी बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ रिवाइजिंग अथॉरिटी। तो हमने एक रिवाइजिंग अथॉरिटी बनानी है जिसका मकसद ये होगा कि अगर किसी तरह की किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो एप्लीकेशन दे रिवाइजिंग अथॉरिटी को। किस चीज़ में ऑब्जेक्शन है? प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स में, जो पहले RO ने बनाई है फहरिस्तें, अगर उसमें किसी को मसला है तो वो आके बता दे। अब वो कहते हैं कि पीरियड फॉर लॉजिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस कितनी देर में आए? 30 दिन के अंदर या इससे ज़्यादा, जैसे कमीशन कहे। मतलब हो सकता है कमीशन 30 दिन की लिमिट लगाए या लगा दे उससे भी ज़्यादा, तो जितनी देर कमीशन कहेगा कि रिवाइजिंग अथॉरिटी काम करेगी उतनी देर के अंदर अंदर जो है आपने जाके क्लेम करना है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि जो क्लेम है ना वो रिजेक्ट भी हो सकता है कोई क्लेम ना, तो रिजेक्ट किस तरह होगा?
या तो वो पीरियड स्पेसिफाइड के अंदर नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा 30 दिन के अंदर अंदर आ जाना, आप 2 महीने बाद जा रहे हो तो वो फिर भी क्लेम रिजेक्ट होगा। या हो सकता है आपने प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं काम किया, मतलब उसका कोई तरीक़ाकार होगा एप्लीकेशन देने का अथॉरिटी को, आपने उस तरीके से नहीं दी तो फिर भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि ट्रांसफ़र कराना हो अगर आपने एक इलेक्टोरल एरिया से दूसरे इलेक्टोरल एरिया में, फिर उस चीज़ को दोबारा याद करें कि पहले आरओ जो है वो एक प्रिलिमिनरी बनाएगा, इब्तदाई रिपोर्ट रोल बनाएगा, इलेक्टोरल रोल बनाएगा, फिर रिवाइजिंग अथॉरिटी अंदर आएगी, फिर वो रिवाइजिंग अथॉरिटी आरओ को कहेगी तो फिर आरओ फाइनल बनाएगा। ठीक हो गया। अब वो यहाँ पे कहता है कि अगर आपने ट्रांसफ़र कराना है अपना एक इंतखाबी हलके से दूसरे इंतखाबी हलके में, तो आप क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे if it is preferred before the final publication। फाइनल पब्लिकेशन नहीं हुई तो रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास जाना है। अगर फाइनल पब्लिकेशन हो गई है तो फिर सीधा आरओ के पास जाना है। ऑल दो रिवाइजिंग अथॉरिटी जो है वो आपकी सजेशन उसी को देती है आरओ को, लेकिन पहले आपकी इब्तदाई रिपोर्ट बनेगी, फिर आपका रिवाइजिंग अथॉरिटी आएगी, फिर आपका आरओ आएगा, फाइनल रिपोर्ट बनाएगा, फिर उसके बाद अगर आपने कोई चेंजेस करने हैं फिर आप सीधे आरओ के पास जाओगे, फिर आप रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास नहीं जाओगे। तो यहाँ पे इन्होंने यही बात लिखी हुई है कि अगर आपको कोई मसला बनता है फाइनल पब्लिकेशन से पहले तो आप जाओगे रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास, और अगर आफ्टर सच फाइनल पब्लिकेशन आपका कोई मसला बनता है तो फिर आप कंसल्ट करोगे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ, उसको एप्लीकेशन दोगे एक अच्छे तरीके से जिस तरह के देने का हक़ बनता है एक्ट के मुताबिक या रूल्स के मुताबिक, जिसके मुताबिक भी, तो वो फिर आपको इनरोल कराएगा एज अ वोटर, या आपका नाम निकाल देगा वहाँ से जहाँ से निकालने का हक़ बनता है आपका। ठीक है। एप्लीकेशन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर द इंक्लूजन ऑफ नेम। अब देखें, अब हम बात वही कर रहे हैं कि ना रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने किसको इब्तदाई बना ली, बनाने के बाद उसने क्या किया, रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास वो चले गई। अब क्या करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, कहते हैं कि विद इन अ पीरियड मेंशन इन द सेक्शन 30 अप्लाई टू द रिवाइजिंग अथॉरिटी। जितनी देर तक मामला रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास है ना उतनी देर तक आरओ को अपने अप्रोच नहीं करना, आरओ को अप्रोच नहीं करना, आपने रिवाइजिंग अथॉरिटी को करना है। इवन अगर आरओ को भी कोई चेंजेस करनी है ना तो रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास जाएगा वो उस पीरियड के अंदर। ठीक है। तो देखें वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अगर आरओ ने भी कोई चेंजेस करनी है ना उस पीरियड के अंदर अंदर जिस टाइम रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास लिस्ट है, तो आरओ किसके पास जाएगा, रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास। वो कहेगा किसी का नाम डाल दो, वजह वजह ये है, किसी का नाम निकाल दो, वजह वजह ये है। ठीक हो गया। ओके, वजह उस टाइम तो वो क्लैरिकल प्रिंटिंग मिस्टेक या उनके डाटा में कोई मॉडिफिकेशन हुई है तो वो उसको करेगा, उसको चेंजेस के लिए कहेगा। ओके जी, आगे इंक्वायरी होगी क्लेम्स के। अब इंक्वायरी कौन कर रहा है, अभी फ़िलहाल तो मामला किसके पास है, रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास। तो रिवाइजिंग अथॉरिटी जो होगी वो होल्ड करेगी एक समरी इंक्वायरी। उसके अंदर वो जी देखेगी कि मतलब लोग क्या कह रहे हैं, किसका क्या मसला है, और उसके बाद वो देगा फ़ैसला। और फैसला जो होगा द डिसीजन ऑफ द रिवाइजिंग अथॉरिटी shall be final and shall be communicated to the appropriate registration officer। उस वक्त तक जब तक रिवाइजिंग अथॉरिटी इब्तदाई फहरिस्तें देख के भेजेगी तब तक फ़ाइनल किसका डिसीजन होगा, रिवाइजिंग अथॉरिटी का। वो आरओ को आगे से ऑर्डर देगी कि ये चेंजेस कर दो। ठीक हो गया। फिर आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है उसको किसने कहा है कि चेंजेस करने के लिए, रिवाइजिंग अथॉरिटी ने, तो वो करेक्ट करेगा एनी क्लैरिकल। और हाँ वो कहते हैं कि वो काम तो वो रिवाइजिंग अथॉरिटी वाला ही करेगा कि मतलब जो उन्होंने कहा होगा, उसके अलावा भी अगर उसको कोई स्पेलिंग मिस्टेक नज़र आती है या कोई किसी का नाम गलत है, कुछ भी है जो उसको लगता है, तो वो अपने बिहाफ पे भी चेंज कर सकता है। ठीक हो गया। फिर वो करेगा फाइनल पब्लिकेशन। ठीक हो गया। रिवाइजिंग अथॉरिटी से आ गया, उसने ख़ुद भी थोड़ी सी चेंजेस कर ली, रिवाइजिंग अथॉरिटी वाली भी अंदर कर ली, और अब वो कर रहा है फाइनल पब्लिकेशन। फाइनल पब्लिकेशन में कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शेल पब्लिश फाइनल रिपोर्ट। ठीक हो गया। अब वो पब्लिश करने के बाद क्या करेगा कि फिर मैंने कहा था कि वो पीरियोडिकली उसको रिवाइज़ करेगा। तो वो लिखा हुआ है कि ये रिवाइज़ करेगा उसे, मतलब पीरियोडिकली रिवाइज़ करने का मतलब ये है कि हर कुछ अरसे बाद वो क्या करेगा कि जिसका नाम निकालना है उसका निकाल देगा, जिसका डालना है उसका डाल देगा। ठीक हो गया। बस यही करेगा वो। और हाँ उसके बाद वो जो है रीज़न जो है आ, एक मिनट,
बस इसमें यही लिखा हुआ है कि वो नाम डाल देगा, नाम निकाल देगा, बस यही काम है, उसकी ज़िंदगी इतनी सी है। अच्छा जी, आगे इनरोलमेंट एंड करेक्शन अदर देन पीरियोडिक रिवीजन। वो कहता है कि एक तो होगा ना कि पीरियोडिक रिवीजन करेगा वो, उसके अलावा मतलब कुछ कुछ अरसे बाद उसको देखते रहेगा, उसके बाद अलावा कहता है कि वो इनरोलमेंट और करेक्शन उस पीरियोडिक उसके बाद अलावा भी कर सकता है। वो किस तरह करेगा कि अगर कोई बंदा जो है वो आता है और वो कहता है कि मेरा नाम नहीं शामिल, तो वो अप्लाई करेगा, किसको अप्लाई करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अप्लाई करेगा। किस तरह अप्लाई करेगा कि वो जिस तरह उसे करने का हक़ है उस तरह अप्लाई करेगा, अपनी CNIC की एक कॉपी लगाएगा और जो है जी वो चला जाएगा, उस पर इंक्वायरी बैठेगी। उसके बाद जो फ़ैसला होगा उसके नाम डाला जाएगा, उस बंदे का किस में डाला जाएगा, इंतखाबी फ़हरिस्त में डाला जाएगा। उसके बाद इंतखाबी फ़हरिस्त में डाल लिया और अब ये देख लें, अब इसने ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है इसके पास एक मास्टर कॉपी होती है, उसके अंदर ये जो है इलेक्टोरल रोल्स को मेंटेन करता है, मतलब इसके पास एक बैकअप होता है, मेंटेन करता है ये, ताकि अगर कोई चोरी चोरी भी हो जाए ना, चोरी तो नहीं हो सकती वैसे तो, लेकिन बस अब वैसे ही समझ लें, रिकॉर्ड इधर उधर हो जाए तो उसके पास एक मास्टर कॉपी भी होती है सबकी एट द एंड, तो वो उसके अंदर भी फिर चेंजेस करता है। तो कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को करेक्शन के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अगर सेटिस्फाई हो जाए उसके साथ तो वो करेक्ट कर सकता है इलेक्टोरल रूल्स को अकॉर्डिंगली। अगर वो जो एंट्री है वो डज़ नॉट रिलेट टू एप्लीकेंट, फिर अगेन यही है, चाहे जो मर्ज़ी बात हो, एप्लीकेशन आई है आके, हो सकता है एप्लीकेशन आई हो सकता है किसी ने सजेस्ट किया हो सकता है RO को खुद ख्याल आ गया हो कि कुछ गलत है। कौन चेंजेस करेगा? इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर चेंजेस करेगा। ठीक हो गया, इस सब में यही लिखा हुआ था। ओके, आगे लिखा हुआ है कि हाँ, हो सकता है कि किसी बंदे को इन्होंने बुलाया भी हो कि भाई आप आओ, आपका मसला है। अगर वो बंदा नहीं आता तो उसका जो परमानेंट एड्रेस होगा ना, वो उस एरिया में जाके ना उसका वो नाम फेंक देना है इंतखाबी फ़हरिस्त में। ठीक है, जो उसका परमानेंट एड्रेस वाला एरिया होगा, जो उसके CNIC पे दिया होगा। आगे कहते हैं जी कि पर्सन अप्लाइज फॉर ट्रांसफ़र टू वोट फ्रॉम एन इलेक्टोरल एरिया टू एन, हाँ जी जी, इसमें वो कहता है कि अगर एक बंदा है उसने अप्लाई करना है इलेक्टोरल, ऊपर हमने कहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है उसका एरिया कितना होता है, एक इलेक्टोरल एरिया भी हो सकता है उसका और ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल एरिया भी हो सकता है। अब वो कहता है कि अगर एक बंदे ने वोट ट्रांसफ़र करना है एक इलेक्टोरल रोल से दूसरे इलेक्टोरल एक इलेक्टोरल एरिया से दूसरे इलेक्टोरल एरिया में, जो कि है सेम डिस्ट्रिक्ट में, तो वो क्या करेगा कि वो तो फिर RO जो है उसका वो क्या करेगा, एक जगह से हटा देगा दूसरी जगह पे लिख देगा। ठीक हो गया। और अगर उसका अदर डिस्ट्रिक्ट में करना है तो फिर तो वो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है उससे रब्ता करेगा और फिर कहेगा कि भाई तुम डाल लो और मैं निकाल लेता हूँ। ठीक हो गया। ये देखें, इन्फॉर्म द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसको इन्फॉर्म करेगा और अपनी मास्टर कॉपी में जो है उसका नाम ये स्ट्राइक ऑफ कर देगा और दूसरे में फिर डाल देगा। ठीक हो गया। अब है जी, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रिजेक्ट भी कर सकता है उसको, किसी की एप्लीकेशन को, नाम डालने निकालने वाली को। क्यों रिजेक्ट किया है उसने, उसको ब्रीफ रीजंस भी देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। आगे है जी हाँ जी, अब ये देखें कि अगर एक बंदा जो है उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की उस पर एतराज़ है ना कि इसने एक तो मेरा नाम नहीं डाला, ठीक है, और रीज़न्स भी बकवास से दे रहा है, तो फिर वो कहेगा कि मैं 30 दिन के अंदर का, उसके पास टाइम होता है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो अपनी एक कमेटी बनी होती है, ये एपिलेट कमेटी, एपिलेट अथॉरिटी, उसके आगे पेश हो सकता है और फिर जो ये अथॉरिटी कहेगी ना वो फ़ाइनल होगा। आगे जी है प्रेपरेशन ऑफ रोल्स अफ्रेश, इंतखाबी फ़हरिस्तें नए सिरे से तैयार करना। इंतखाबी फ़हरिस्तें नए सिरे से किन इलाकों में तैयार की जाएंगी, जहाँ पे जो है कमीशन अगर सोचता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा वो हुई है, करप्शन हो गई है, एरर आ गया, इरेगुलरिटी आ गई है तैयार करने में फ़हरिस्तें ना, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए, सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, तो वो क्या करेगा, कमीशन जो होगा वो फिर कहेगा कि भाई दोबारा से ना, एक दफ़ा दोबारा से नए सिरे से इंतखाबी फ़हरिस्त तैयार करो कि इस एरिया में अब कौन कौन है। ठीक है। अब ये हमारे पास आगे पॉइंट है, नो करेक्शन, नो रिवीजन, करेक्शन और ट्रांसफ़र आफ्टर
कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉल्ड अपॉन टू एलेक्ट। अच्छा जी, अब ये देखें, वो कहता है कि एनी इलेक्टोरल रोल ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग 30 days बिफोर द डे ऑन विच द टर्म ऑफ द असम्बली और द लोकल गवर्नमेंट इज़ ड्यू टू एक्सपायर। देखें, अगर 5 जुलाई को जो है आपकी वो ख़त्म हो जानी है असम्बली में, मिसाल दे रही हूँ, 5 जुलाई को एक असम्बली की टर्म ख़त्म हो जानी है या लोकल गवर्नमेंट की टर्म ख़त्म हो जानी है, उससे 30 दिन पहले तक आपका ये सारा काम ख़त्म होना चाहिए। आप उससे 30 दिन पहले से आपने इसको नहीं छेड़ना। मतलब 5 जून अगर फ़र्ज़ कर लें कि 30 दिन पहले 5 जून है, तो 5 जून के बाद आपने चेंजेस नहीं करनी उसके अंदर, इंतखाबी फहरिस्तों के अंदर। तो ये एक तरह से आपकी कट ऑफ डेट बन जाएगी जो है 30 दिन पहले की। मतलब 5 जून जो है वो आपकी फिर कट ऑफ डेट बन जाएगी, और फिर आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, फिर आप जो है वो उसके लिए ना वो नहीं कर सकते कि रिवीजन का नहीं कह सकते, करेक्शन का नहीं कह सकते। अब फिर वो कहता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपकी ना कैजुअल वैकेंसी में नहीं चलेंगी। मतलब कैजुअल वैकेंसी होती है जो बाई इलेक्शंस होते हैं, जिसमें बाई इलेक्शंस होते हैं कि अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई नाअहल हो गया या कोई कहने लगी थी नामुराद हो गया, नामुराद नहीं नाअहल हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो उसको ना क्या करेंगे कि वो उसकी कैजुअल सीट होगी। मतलब कोई एक आधी सीट किसी जगह पे निकल आई है तो उस वहाँ पे इलेक्शन होना है, तो उसमें फिर हम नहीं देखते कि 30 दिन रहेंगे या नहीं होगा, उसमें फिर हम चेंजेस करते रहते हैं, उसमें हम फिर अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि कैजुअल वैकेंसी टू एन असम्बली और अ लोकल गवर्नमेंट नो रिवीजन। हाँ जी, वो ज़्यादा तरद्दुद होता है वहाँ पे जहाँ पे ना मतलब जनरल इलेक्शन होने हैं, उस टाइम होता है कि वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बेशक वोटर टर्नआउट एक कैजुअल वैकेंसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं कि मतलब आप फ़रिश्ते ही दोहराना शुरू कर दो कि कोई रह तो नहीं गया, तो इतना कोई मसला नहीं होता कैजुअल वैकेंसी में। ठीक हो गया। ये देखें, ट्रांसफ़र ऑफ वोट भी जो है ना, वो कहते हैं कि अगर कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है ना, तो ये नहीं कि एक बंदा कहे कि भाई अब यहाँ पे दोबारा इलेक्शन होने लगा है तो अब मेरा वोट इधर ले आओ, तो इतनी कोई इमरजेंसी नहीं होती। ओके, आगे है जी, द कमीशन शेल थ्रू प्रेस रिलीज़ एंड इट्स वेबसाइट। अब वो जो फाइनल रिपोर्ट थी ना, वो कहते हैं कि प्रेस रिलीज़ और अपनी वेबसाइट पे जो है ना, उसको फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं, सॉरी, ये है कि प्रेस रिलीज़ और वेबसाइट पे क्या लाएं, कट ऑफ डेट मेंशन करें कि भाई इसके बाद आपकी जो है ना चेंजेस नहीं होंगी, जिसने पहले करानी है वो करा लो, जिसने हल्का हल्का बदलना है पहले बदलवा लो, फिर वो हमारी कट ऑफ डेट आ जाएगी और फिर हमने नहीं ये काम करना है। पावर ऑफ द कमीशन टू मॉडिफाई इलेक्टोरल रोल्स। भाई कमीशन के पास तो कोई भी पावर है, ये किसी टाइम भी किसी बंदे को निकाल सकती है, किसी बंदे को डाल सकती है। ठीक हो गया। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर किसी का रिपीट हो गया नाम, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म में 2 दफ़ा, एक इलेक्टोरल रोल में 2 दफ़ा नाम आ गया, तो उसको मिटा देना है उन्होंने, कमीशन वालों ने। अगर 2 इलाकों में एक एक दफ़ा नाम आ गया तो वो भी उसको मिटा देना। तो ये सब चेंजेस तो कमीशन कर ही सकता है। ठीक हो गया। अब है जी अगला पॉइंट है कि अगर कमीशन कोई चेंजेस करता है ना, ये ऊपर हमने कहा कि कमीशन चेंजेस कर सकता है, तो वो जिस बंदे से रिलेटेड चीज़ होगी ना उसको सुनना है आपने, उसको अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि आप उस बंदे को सुन सको, और फिर उसके बाद जो है वो रिकॉर्ड करनी है रीज़न्स, और फिर बताना है कि मतलब आपने ये चेंजेस क्यों की। फजूल बात है वैसे तो। ओके जी, आगे हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो मेंटेनेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, आप अपने इतना करके जो है वो फिर इंतखाबी फरिश्ते बना ही लिया, तो फिर आपको उसे मेंटेन रखना चाहिए। मेंटेन उसे कौन करेगा? अगेन शहज़ादा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है ना वो उसको मेंटेन रखेगा, और जो होगा ना केप्ट ओपन टू पब्लिक, मतलब लोगों तक उसकी रसाई होगी, और अगर कोई पैसे दे के, मतलब फ़ीस दे के, पैसे दे के नहीं, फ़ीस दे के उसकी कॉपी निकलवाना चाहता है तो वो कॉपी भी निकलवा सकता है। ठीक हो गया। नीचे उन्होंने दिया हुआ है कि एक कैंडिडेट और उसका इलेक्शन एजेंट जो है वो भी उसकी हार्ड कॉपी भी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकता है, जिसके अंदर इवन वोटर्स की तस्वीरें भी हों, वो भी ले सकता है वो। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। अब कहते हैं कि ये जो हमने इतनी मेहनत से इलेक्टोरल्स बनाई रोल्स बनाई हैं, इंतखाबी फहरिस्तें बनाई हैं, कब तक चलेंगी? तब तक चलेंगी जब तक रिवाइज ना हो जाए। ठीक है। ये देखें, अनटिल रिवाइज्ड। और कब लागू होंगी? फोर्स्ड इमीडिएटली अपॉन इट्स फाइनल पब्लिकेशन। जैसे ही फाइनल पब्लिकेशन होगी इंतखाबी फहरिस्तें वही मानी जाएंगी, और कब तक मानी जाएंगी? जब तक वो दोबारा रिवाइज ना हो।
उसके बाद है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेथ्स। तो जी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेथ्स जो है वही फिर कौन पैदा हो गया, कौन डेथ हो गई, तो ये ना क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब 3 महीने बाद। क्वार्टरली होता है 1/4 और साल का 1/4 बनेगा 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद जो है वो बताया जाएगा कमीशन को कि जी डेथ हो गई है किसी की। तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को बताया जाएगा और फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अकॉर्डिंगली चेंजेस करेगा। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद नेशनल डेटाबेस, ये नादरा के साथ शेयरिंग करनी है इंफॉर्मेशन की। अगेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो कमीशन का जो होगा थ्रू द कमीशन कम्युनिकेट करेगा नादरा के साथ, और वोटर्स के जो है एड्रेस देखेगा, ट्रांसफ़र ऑफ वोट, फिर वही चीज़ है, सारा कुछ वही है, ट्रांसफ़र करेगा वोट, ये करेगा वो करेगा। एनरोलमेंट वन ओनली वंस, एनरोलमेंट का ये मतलब होता है कि एक जगह पे 2 एरिया हैं, एक एरिया में एक लिस्ट में एक दफ़ा नाम आएगा वोटर का, बस इसका ये मतलब है एनरोलमेंट ओनली वंस का। ये नहीं कि 2 लिस्टों में अलग-अलग नाम आ रहे हैं, एक ही लिस्ट में 2 दफ़ा नाम आ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं चलेगा। वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल लॉज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मिस्टेक, इसका ये मतलब है कि भाई देखो इतनी मेहनत से इंतखाबी फहरिस्त बनाई है, इसका ये मतलब नहीं किसी एक बंदे की इन्फॉर्मेशन गलत है तो पूरी लिस्ट ही गलत है, या किसी एक बंदे का नाम डालना था तो वो नहीं डाला था तो ये गलत है, अगर किसी बंदे का नाम नहीं डाल दिया वो नहीं डालना था तो ये फहरिस्त गलत है। फहरिस्त नहीं गलत, एरर है अंदर, ये मान लिया एरर है, लेकिन उसकी वजह से ये जो है उसकी वैलिडिटी इफ़ेक्ट नहीं होगी। स्पेशल मेजर्स फॉर एनरोलमेंट ऑफ वुमेन वोटर्स, तो वो कहते हैं कि कमीशन जो है वो एनुअली मतलब हर साल पब्लिश करता है कि किस हलके में कितने औरतें वोटर हैं और कितने बंदे वोटर हैं, ठीक है। अब फिर जो इनके दरमियान फ़र्क है ना उसको भी देखा जाता है। जिस तरह ऊपर चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था कि 10% जो है वो एक हलके में औरतें होनी चाहिए, अगर 10% नहीं हैं तो फिर क्या होता है कि इलेक्शन ही कलअदम हो सकता है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर वो 10% से ज़्यादा है तो ठीक है, अगर 10% से कम गिरते हैं तो फिर उस वेरिएशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको देखना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है। औरतों के जो हैं फिर वो कहते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर वुमेन, फिर वो देखते हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि औरतें रजिस्टर नहीं हैं, तो मतलब उनके पास कार्ड भी तो हैं, कहीं के कार्ड ही नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता कहीं पे औरतें ही ना हों। तो वो देखते हैं फिर उनके पास कार्ड हो, फिर उसके बाद वो एज अ वोटर इनरोल हों। यही काम नॉन मुस्लिम्स के साथ किया जाएगा कि फिर वो उन्हें देखा जाएगा कि रजिस्टर अगर नॉन मुस्लिम नहीं है तो वो, या डिसेबिलिटीज़ वाले या ट्रांसजेंडर्स, तो उन्हें देखा जाता है कि वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स एनरोल हों, उनके पास आईडी कार्ड हों और उनका वोट हो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल प्रोसीजर्स इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। हमने ऊपर बताया कि इस तरह हमने चीज़ों को लेके चलना है, लेकिन वो कहते हैं कि कमीशन के पास इतनी पावर होती है कि अगर उसके पास कोई एक्सेप्शनल हालात आ गए हैं, मतलब एक्सेप्शनल को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन ये है कि आपके पास गैर मामूली हालात आ गए हैं तो आप गैर मामूली मेजरमेंट्स ले सकते हो। और अगर कमीशन अपने फ़ैसले पे ठीक खुश है ना तो कमीशन को हक बनता है कि वो काम कर ले। हाँ, लेकिन ये है कि इमीडिएटली पब्लिश करे डायरेक्शन इश्यूज़, जो ये उसने अपनी मर्ज़ी से काम किए हैं ना, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए नहीं, मतलब ये कि अभी तो पूरा प्रोसीजर फॉलो अब देखा है ना हमने, तो अगर वो कोई और चेंजेस करता है जो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर नहीं है तो वो फिर बताएगा कि वो क्यों किया गया है और क्या क्या किया गया है, ठीक है। बस चैप्टर नंबर 4 में यही था। इंतखाबी फहरिस्तें हमारी तैयार हो गई हैं, हमने मेंटेन भी कर ली हैं और बाकी भी सब कुछ हमें पता चल गया है। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने टेस्ट देना हो, और इसके अलावा पुराने लेक्चर्स भी लाजमी देखिएगा और आने वाले भी। ओके जी, थैंक यू सो मच।